1-2 मिनट और देख लें, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो कर लें। अच्छा, आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस यस सर। सर। चलें। रोल नंबर 1 कौन है जी? 1 है रोल नंबर 1? रोल नंबर 1, 2, 3, जो पहला रोल नंबर आपके क्लास में इस टाइम मौजूद है वो इस स्लाइड को रीड कर दे मेरे लिए। यस सर। जी पढ़े इस स्लाइड को, रीड कर दें। Okay, sir. Relational Database Management System, RDBMS. We call Database Management System RDBMS. RDBMS is an application which holds user data permanently and then provide different operation on this data, e.g. retrieval of data, insertion of data, and updation of data, etc. It is a computerized system whose overall purpose is to maintain information and to make that information available on demand. RDBMS is an enhancement to DBMS. It is a system in which the data is perceived by the user as tables, and the operators or operations at the user's disposal include at least restrict, select, project, and join. Relational database, a database in which data is perceived as tables. अच्छा जी, जो डेटाबेस हम लोगों ने पढ़नी है, डेटाबेस की मल्टीपल अप्रोचेस चलती हैं हमारे पास। जिस अप्रोच को हम लोगों ने डिस्कस करना है उस अप्रोच का नाम है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मैथ के कुछ रूल्स के ऊपर, रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर बेसिकली उसकी क्या नाम है बुनियादें मौजूद हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस से डिराइव की गई है ये वाली अप्रोच। पर्पस इसका क्या है हमारे पास? पहली बात, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम ये है कि वो डेटाबेस को परमानेंटली अपने पास होल्ड करे और इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और रिट्रीवल, ये 4 एक्टिविटीज़ करने में मदद दे। रिलेशनल डेटाबेस भी वो कहते हैं कि यही कुछ है। डेटा परसीव करेगा यूज़र एज टेबल्स और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होने ज़रूरी हैं, जैसे सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और ज्वाइन। वो हम देखेंगे आगे क्या होता है। फिर उसने रिलेशन डेटाबेस को आगे क्या, डेटाबेस इन डेटा इज परसीव्ड एज टेबल्स। तो इस बात को जहन में रखें। whenever we are talking about a relational database means user perceive database as a collection of relations and nothing else। हमें जो कुछ नज़र आएगा वो रिलेशन की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में नज़र आएगा, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। यानी जो डेटा भी पड़ा होगा वो रोज और कॉलम्स में पड़ा होगा, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीक़ेकार नहीं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो कुछ भी स्टोर होगा वो रिलेशनल फॉर्म में होगा, इसके अलावा कोई और फॉर्म मौजूद होना ज़रूरी नहीं। रिलेशनल डेटाबेस में या रिलेशन की फॉर्म क्या होती है वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट रोल नंबर कौन है जी? नेक्स्ट रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या था? Sir, roll number 2. चाहे नेक्स्ट रोल नंबर इस स्लाइड को रीड कर और पहले अपना रोल नंबर भी बताएं। सर रोल नंबर 4। जी जी बोलें। It is a prescription for a way of representing data by means of tables and a prescription of a way of manipulating such a representation using some operators. It is an abstract theory of data that is based on certain aspects of mathematics like set theory and
predicate logic. The principles of relational model were originally laid down in 1969-1970 by Dr. E.F. Codd. ठीक है, अब सेट थ्योरी क्या होती है और प्रेडिकेट लॉजिक क्या होती है, इसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि रिलेशन अब हमारे पास होता कैसे। ये देखें, ये एक एम्प्लॉय का रिलेशन जिसको बोल रहा है, ये बेसिकली एक टेबल ही है जिसमें 4 हेडिंग्स हैं और नीचे कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। इस टेबल की को टर्मिनोलॉजी अब चेंज हो जाएगी। अब टेबल को हम टेबल नहीं बोलेंगे बल्कि रिलेशन बोलेंगे। अगर मैं आपको पढ़ाते हुए किसी जगह पे टेबल बोल भी जाऊंगा तो उससे मतलब मेरी क्या होगी, रिलेशन ही। रिलेशन में, टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते थे, अब उन रिकॉर्ड्स को हम टपल्स बोलेंगे। रिकॉर्ड्स को अब हम क्या बोलेंगे, टपल्स बोलेंगे। जो हेडिंग्स हमारे पास यहाँ कॉलम होते थे उनको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, एक टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, इस चीज को हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तो क्योंकि अब टेबल की जगह रिलेशन है और रिकॉर्ड्स की जगह टपल्स कहने हैं हमने, तो अब हम क्या बोलेंगे, एक रिलेशन में जितने नंबर ऑफ टपल्स हैं, दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट रिलेशन। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं इस टेबल की कार्डिनैलिटी क्या है, तो कितनी कार्डिनैलिटी है इसकी? 5. So same number of attributes in a relation is known as degree of a relation. तो इस टेबल की डिग्री क्या हुई? 4. तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज की हमने बात की है। जो आज से ऑनवर्ड हमने टेबल को टेबल नहीं बल्कि रिलेशन बोलना है। उसमें टपल्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। नंबर ऑफ टपल्स को हम कार्डिनैलिटी बोलेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डोमेन। डोमेन हम कहते हैं पूल ऑफ वैलिड वैल्यूज को। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ डोमेन की डेफिनेशन, पूल ऑफ वैलिड वैल्यूज। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ग्रेड्स में 6 ग्रेड्स हैं, A B C D E F, तो इसका मतलब है इन 6 वैल्यूज के अलावा कोई 7वीं वैल्यू अलाउड नहीं होगी। तो इसका मतलब है ग्रेड का जो एट्रीब्यूट है उसकी डोमेन में टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 6। 6 वैल्यूज के अलावा 7वीं वैल्यू उसमें अलाउड नहीं है, तो उसकी डोमेन कितनी होगी, ये 6 वैल्यूज होगी। इन 6 वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू भी वैलिड वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक हो गया। अगर मैं जेंडर की बात करता हूँ तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज है, मेल और फीमेल। अगर मैं बात करता हूँ कि सैलरी की एम्प्लॉयज की, तो मैं कहता हूँ वो 50,000 से लेके 5 मिलियन के दरमियान होगी। तो इसमें अब मिलियन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं जो हम कर सकते हैं। 10,000, 50,000, 51,000, 51,100, 51,200 एंड सो ऑन। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास इसमें आ सकती हैं। तो इसकी डोमेन 50,000 से लेके 5 मिलियन तक जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उन सब पे डिपेंड कर रही है। तो डोमेन का क्या मतलब होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। इसको हम बाय डेफिनेशन बोलते क्या हैं, पूल ऑफ वैलिड वैल्यूज। वो वैल्यूज जो उस एट्रीब्यूट के लिए वैलिड होती हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, स्केलर वैल्यूज जिसको हम एटॉमिक वैल्यूज बोल रहे हैं, एट एवरी रो एंड कॉलम पोजीशन इन एवरी टेबल देयर इज ऑलवेज एग्जैक्टली वन डाटा वैल्यू, रिपीटिंग ग्रुप। A repeating group is a column or combination of columns that contain several data values in each row. RDBMS does not allow repeating groups. Optimization, a system component that determine how to implement user requests, catalog, set of tables. मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? स्लो आ रही है, कम आ रही। चले मैं कोशिश करता हूँ जरा ऊंचा बोल। अच्छा जी, अब अगली बात जो हमारे पास है, अगर मैं किसी टेबल को रिलेशन बोलता हूं तो इसका मतलब है उस टेबल को रिलेशन के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। और क्वालिफाइंग कंडीशन क्या है कि टेबल की हर वैल्यू एटॉमिक।
अगर टेबल के हर सेल में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो एटॉमिक वैल्यू है, तो इसका मतलब है उस टेबल को मैं रिलेशन कह सकता हूँ। अगर एटॉमिक वैल्यू नहीं है तो फिर इसका मतलब है मैं उसको रिलेशन नहीं कह सकता। अब ये एटॉमिक वैल्यू से क्या मतलब है? ऐसी वैल्यूज जिनको डिवाइड करना मुमकिन ना हो, अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो उनका मतलब खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फरहान में से FA को आप अलहदा कर दें और HAN को आप अलहदा कर, RHAN को आप अलहदा कर दें, तो FA और एक वर्ड हो जाएगा, रहान एक दूसरा वर्ड हो जाएगा। ये दोनों अब उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे जिसको पहले ये इकट्ठे मिलके कर रहे थे। इसका मतलब है अगर इनके फरहान जो फर्स्ट नेम है उसको डिवाइड करें तो उसके बाद उसके मीनिंग खत्म हो जाते हैं। पहले वो जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वाले ऑब्जेक्ट को अब ये फर्दर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूं फरहान अहमद चौधरी, 3 नाम आ गए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब मैं इसमें फरहान को अलहदा कर दूं, अहमद को अलहदा कर दूं और चौधरी को अलहदा कर दूं, तो स्टिल इट्स साउंड्स मीनिंगफुल। फर्स्ट नेम अलहदा चीज़ है, सेकंड नेम अलहदा चीज़ है, लास्ट नेम अलहदा चीज़ है। इसका मतलब है फरहान अहमद चौधरी को अलहदा अलहदा मैं डिवाइड भी कर दूं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के अंदर, तो उसके मीनिंग ख़त्म नहीं होते, ज़ाया नहीं होते। इसका मतलब है फरहान अकेला जो है वो फर्दर डिवाइड करना मुमकिन नहीं, लेकिन फरहान अहमद चौधरी को डिवाइड करना मुमकिन है, वो डिवाइड होने के बाद भी ठीक रहेगा। अब फरहान एटॉमिक है, लेकिन फरहान अहमद चौधरी 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जो एट्रीब्यूट वैल्यूज एक से ज़्यादा चीज़ों से कंपोज होके बन रही हो उनको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फुल नेम किससे कंपोज हो रहा है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से। ऐसे एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट वैल्यूज से मिलके क्या बन रहे हो, कंप्लीट हो रहे हो, उनको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 28 केनाल बैंक लाहौर। इसका मतलब, या यूं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 28 H तारिक गार्डन लाहौर, ये एक एड्रेस है। अब अगर हम बात करें तो ये एक एड्रेस है, इसको अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो मैं कहता हूं हाउस नंबर अलहदा कर दो, ब्लॉक नंबर अलहदा कर दो, एरिया नेम अलहदा कर दो और कंट्री को अलहदा, सिटी नेम अलहदा कर दो। तो ये 4 चीज़ें अगर आप अलहदा भी कर देंगे तो इनके मीनिंग ख़त्म नहीं हुए, लेकिन ये चारों मिलके एक एड्रेस कंप्लीट कर रही हैं। तो इसका मतलब है एड्रेस हमारे पास 4 वैल्यूज से कंपोज होकर बन रहे हैं, जिसमें हाउस नंबर शामिल है, क्या नाम है, ब्लॉक शामिल है, एरिया शामिल है और सिटी शामिल है। ये चारों चीज़ों से मिलके क्या बना? एड्रेस बना। तो एड्रेस भी कैसा एट्रीब्यूट है? कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करना मुमकिन है, लेकिन एटॉमिक एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी सैलरी है 100,000, 100 को अलहदा कर दें और 3 जीरोस को अलहदा कर दें, तो अब ये उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे जिसको ये पहले कर रहे थे। तो अब सैलरी अगर 10,000 है या 100,000 है तो इसको डिवाइड करना मुमकिन नहीं। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसके मतलब ख़त्म हो जाएंगे। फरहान के नाम को अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर टेबल ने रिलेशन बनना है तो उसमें क्या होना ज़रूरी है? इट शुड कंटेन ऑल एटॉमिक वैल्यूज। उसमें कंपोजिट वैल्यू की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो अगर हमने किसी टेबल को रिलेशन बनाना है तो उसमें एटॉमिक वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यूज नहीं होंगी? कंपोजिट वैल्यूज नहीं होंगी। अब आप लोग क्वेश्चन करें, आपको बात समझ आई है कि नहीं? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं? जी सर, समझ आ गई है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अच्छा जी। रिपीटिंग,
इसको रिपीटिंग ग्रुप को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। रिपीटिंग को हम क्या भी बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉबीज एक आदमी की एक से ज्यादा हो सकती हैं। टेलीफोन नंबर्स एक आदमी के एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक आदमी की एक से ज्यादा क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं। एक्सपर्टीज एक आदमी की एक से ज्यादा एक्सपर्टीज हो सकती हैं। ये सारी वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें एक कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मुझे रीडिंग का भी शौक है, मुझे ड्राइविंग का भी शौक है, मुझे होटलिंग का भी शौक है और मुझे साइकिलिंग का भी शौक है। तो इसका मतलब है हॉबीज वाले एट्रीब्यूट के अंदर 4 वैल्यूज आ रही हैं। कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 4। और ये कंपोज होके नहीं आ रही कि ये इकट्ठी मिलके कुछ नहीं बना रही, ये अलग-अलग पड़ी हैं। ये 4 वैल्यूज है और हर एक का कंप्लीट मीनिंग है। तो इसका मतलब है हॉबीज एक ऐसा एट्रीब्यूट आ गया जिसमें एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, इसीलिए हम इसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन एक आदमी ने एमबीए भी किया हुआ है, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी की हुई है और उसने फाइनेंस में पीएचडी भी की। तो इसका मतलब है उसके क्वालिफिकेशन वाले एट्रीब्यूट के अंदर कितनी डिग्रीज आ रही हैं या कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3, एमबीए, एमएससी और पीएचडी। ये 4 उसमें 3 उसमें क्या आ रही हैं? डिग्रीज आ रही हैं। इसका मतलब है क्वालिफिकेशन के एक सिंगल एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। एक से ज्यादा वैल्यूज का मतलब है मल्टी वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसको हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। टेबल को अगर रिलेशन बनाना है तो उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी अलाउड नहीं। इसका मतलब है अगर किसी टेबल ने को हमने रिलेशन कहना है तो टेबल को रिलेशन के लिए क्वालिफाई होने के लिए क्या चीज जरूरी है? इट शुड नॉट कंटेन एनी कंपोजिट वैल्यूज और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। इट ओनली कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज। क्या ये बात समझ आती है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टू table to qualify for a relation, it should contains only atomic values and it should not contain multi-valued attributes and composite attributes. ये दोनों वो कंटेन नहीं कर सकता, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करना है? एटॉमिक वैल्यूज। टेबल इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस टेबल को हम रिलेशन कह सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? सब क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चले, ऑप्टिमाइजेशन, अ सिस्टम कंपोनेंट दैट डिटरमिन हाउ टू इम्प्लीमेंट यूजर रिक्वेस्ट। ऑप्टिमाइजेशन पे आगे जाके हम डिटेल से बात करेंगे। कैटालॉग, सेट ऑफ सिस्टम टेबल्स। कैटालॉग को हम मेटा डाटा भी बोलते हैं। मेटा डाटा की क्या डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी? डाटा अबाउट डाटा। तो मेटा डाटा हो, सिस्टम टेबल्स हो, कैटालॉग हो, डेटा डिक्शनरी हो, इन सब का एक ही मतलब होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेटा डिक्शनरी, मेटा डाटा, कैटालॉग, सिस्टम टेबल्स, इन सब का एक ही मतलब है, डाटा अबाउट डाटा। पार्ट्स ऑफ रिलेशन, हेडिंग, फिक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बॉडी, सेट ऑफ टपल्स। हेडिंग्स हमारे पास जो ना हेडिंग्स होती हैं एक कॉलम की वो आ जाएंगी। बॉडी में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या टपल्स आ जाएंगे, वो कितने हैं। नेम्ड रिलेशंस जो डेटाबेस में डिफाइन किए जाते हैं। बेस रिलेशन, नेम्ड रिलेशन और बेस रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। डिराइव्ड रिलेशंस और व्यूज हमारे पास क्या होते हैं? ये सेम। बेस रिलेशन क्या है कि मैंने डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं PUCID की डेटाबेस बना रहा हूँ तो मैं इसमें एक स्टूडेंट का टेबल बना लेता हूँ। ये जो स्टूडेंट का टेबल मेरे पास बन गया, ये वाला टेबल जो है इसमें कोई 50,000 रिकॉर्ड पड़ा होगा। 2001 में BCS कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हुआ था, तब से लेके 2020 तक हर सेशन की इंफॉर्मेशन। अब मैं डेटाबेस की क्लास पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये 20,000 स्टूडेंट्स का डाटा रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे क्या रिक्वायर्ड है? मुझे इस टेबल में
चले, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि सेट थ्योरी और प्रेडिकेट लॉजिक की बात की। प्रेडिकेट हम कहते हैं वैलिड कंडीशन को, वैलिड किसको बोलते हैं? वैलिड कंडीशन को। आगे एसक्यूएल में जाके हमने कंडीशंस लगानी है। मैं कुछ कंडीशंस लगाता हूँ, आप बताने हैं कि आप लोगों का डाटा फिल्टर हुआ कि नहीं। मैं कहूँगा मुझे वो वाले स्टूडेंट दिखा दें जिनका वेयर डिग्री इज इक्वल टू BCS, सेशन इज इक्वल टू 2009। आप लोगों का 19 है 18 है? 19 सेशन इज इक्वल टू 2019। डिग्री BCS है, सेशन 2019 है, कैंपस इज इक्वल टू न्यू कैंपस एंड सेक्शन इज इक्वल टू मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो ये सेट ऑफ 80 और 90 स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जो इस टाइम यहाँ पे इस क्लास को ले रहे हैं। तो ये 4 कंडीशंस मैंने लगाई, तो उन 20,000 लोगों स्टूडेंट्स में से ये वाले 80 स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ यार फरहान को जो डेटाबेस की क्लास देनी है, इसको नया टेबल तो बना के दिया नहीं जा सकता, तो मैं इस क्यूरी का नाम, इस सर्चिंग क्राइटेरिया का नाम रख देता हूँ DBMS क्लास 2020। अब जब भी DBMS क्लास 2020 को क्लिक करेंगे तो ये वाला सर्चिंग क्राइटेरिया चलेगा मेन टेबल के ऊपर, स्टूडेंट के टेबल के ऊपर, और वहां से 20,000 में से ये 80 रिकॉर्ड्स या 100 रिकॉर्ड्स लाके मुझे डिस्प्ले कर। अब टेक्निकली DBMS क्लास 2020 नाम का कोई टेबल मौजूद ही नहीं है। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया पड़ा हुआ है जो पीछे जाके एक्चुअल टेबल के ऊपर चलता है। एक्चुअल टेबल को बेस रिलेशन या बेस टेबल भी बोलते हैं, और उससे एक छोटा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव करके मुझे व्यू करवा देते हैं और मैं उसको देख लेता हूँ। इसका मतलब है एक्चुअली एक बेस टेबल है और उसके ऊपर एक सर्चिंग क्राइटेरिया मैंने अप्लाई कर दिया है। वो सर्चिंग क्राइटेरिया जो है वो मुझे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, इस सर्चिंग क्राइटेरिया को हम व्यू बोलते हैं। इस सर्चिंग क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? व्यू। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब फरहान को ये लग रहा है कि DBMS की क्लास 2020 के टेबल के वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहा है, हालांकि क्लास 2020 नाम का कोई टेबल मौजूद ही नहीं, बल्कि बेस टेबल जो बैक एंड पे पड़ा हुआ है, उस बेस टेबल के एक छोटे से सेट को मैं सिर्फ एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं पूरे का पूरा क्या देख रहा हूँ? टेबल देख रहा हूँ। ठीक हो गया। तो बेस रिलेशंस के ऊपर हम एक सर्चिंग क्राइटेरिया होता है, उसको सेव करके रख लेते हैं किसी नाम से जो रिक्वायर्ड नेम मुझे चाहिए होता है। वो डिराइव करता है इंफॉर्मेशन को बेस टेबल से और मुझे व्यू करवा देता है। नेम रिलेशन, बेस रिलेशन सेम होते हैं, डिराइव्ड रिलेशंस और व्यू सेम होते हैं। व्यू का एडवांटेज और इस्तेमाल क्या है हमारे पास? ये आपके मेन टेबल के ऊपर सबको पूरी एक्सेस नहीं देता, थोड़ी थोड़ी एक्सेस सबको दे देता है। अब इस टाइम अगर 100 टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो सब टीचर्स को क्या होगा? छोटा छोटा पोर्शन एक्सेस में मिला होगा। उनको मेन टेबल के ऊपर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी। उनको व्यूज़ के थ्रू हमने क्या किया हुआ है? मैनेज किया हुआ है, और वो अपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक व्यूज़ को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अब ये वाला काम किसके थ्रू हो रहा है? व्यूज़ के। व्यूज़ की एग्जांपल हम इस तरह भी लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे ये ऑफिस की खिड़की है, मैं इसको खोलता हूँ, मुझे बाहर दरख्त नज़र आ रहे हैं, बेंचेस नज़र आ रहे हैं, कोई 2 मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस खिड़की से व्यू हो रही हैं, लेकिन ये इस खिड़की का पार्ट नहीं है। मुझे ये नज़र तो आ रही हैं, लेकिन ये किसका पार्ट नहीं है? ये खिड़की का पार्ट नहीं है। इसके थ्रू मैं इन सबको देख तो सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ और नहीं कर सकता। अच्छा, अब अगर मैं इस खिड़की में से बाहर देख रहा हूं तो क्या सारा कुछ मुझे नजर आ रहा है? नहीं। खिड़की के राइट साइड पे क्या है, खिड़की के लेफ्ट साइड पे क्या है, विंडो के ऊपर क्या है, विंडो के नीचे क्या है, इसमें से कोई भी चीज मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर इसमें से कोई चीज भी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है वो सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं। इस व्यू के थ्रू मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं उसके एक सर्टेन पोर्शन को सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, बाकी सबको एक्सेस करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेम रिलेशन और बेस रिलेशन सेम होते हैं,
ड्राइव्ड रिलेशन और व्यूज क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इनमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो डिस्कस कर लें, कोई बात ना समझ आई हो तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी ठीक है सर, समझ आ गई है। अच्छा जी, आखिरी हमारे पास है जिसको हम स्नैपशॉट बोल रहे हैं। स्नैपशॉट जो होता है ये हम फिक्स टेबल्स को बोलते हैं जिनको चेंज करना मुमकिन नहीं होता। ठीक हो गया, क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं कहता हूँ 2019-2020 की एनुअल रिपोर्ट डिस्प्ले करवा दें जो फाइनेंशियल ईयर की है, 30 जून से लेके 30 जून तक की। वो क्या करते हैं, मुझे रिपोर्ट दे देते हैं। उसमें 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं कि इतना क्या नाम है, एक्सपेंस इतना था, सेल्स इतने की है और प्रॉफिट इतना हुआ। अब ये एक रिकॉर्ड है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, लेकिन शायद ये मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स पे चल के, मैं इस रिपोर्ट को एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट ऑफ 1999-2020 के नाम से क्या करता हूं, सेव कर लेता हूं। 2019-2020 की रिपोर्ट के नाम से क्या करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं। अब इस रिपोर्ट में एक ही रिकॉर्ड है, वो स्टैटिक है, वो कभी भी दोबारा चेंज नहीं होना। तो मैं इस टेबल को स्नैपशॉट बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, स्नैपशॉट। फर्क स्नैपशॉट और व्यू में क्या है? व्यू में आपके पास इंफॉर्मेशन चेंज होगी। अगर आप 100 लोग डेटा DBMS 2020 की क्लास में हैं और आप में से 5 लोग ड्रॉप हो जाते हैं तो 95 की क्लास रह जाएगी। यहाँ 6 लोग और ऐड हो जाते हैं इस क्लास में तो ये 106 हो जाएगी। तो इसका मतलब है उसमें नंबर चेंज हो सकता है, वो डायनामिक वैल्यूज हैं, वो जो वैल्यूज होंगी व्यू वो दिखा देगा। स्नैपशॉट क्या है कि एक ही रिकॉर्ड है, वो दोबारा कभी चेंज भी नहीं होना, अपडेट भी नहीं होना और उसमें कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें उसे क्या करना है, देखना है। ऑफिस से फोन है, 1 सेकंड रुकें। जो स्नैपशॉट है वो एक टेबल ऐसा होगा जिसमें फिक्स डाटा होगा और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हम जो क्या नाम है स्नैपशॉट है, इसकी तस्वीर से हम कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे PUC या DG फॉर एग्जांपल पिक्चर लगी हुई। अगर मैं उसके कलर को चेंज करता हूँ, उसको बेहतर करता हूँ, उसको बुरा करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो वाली पिक्चर करप्ट होगी। पहले वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी अब वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है स्नैपशॉट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वो जिस हालत में जैसे है वो हमेशा वैसे ही पड़ा रहेगा तो ठीक है। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो करप्ट हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। एडवांटेज, स्नैपशॉट का अपना डाटा है, बेशक एक रिकॉर्ड है लेकिन उसका अपना डाटा है। व्यू का अपना कोई डाटा नहीं है, वो हमेशा किसके डाटे के ऊपर चलता है, बेस टेबल के डाटे के ऊपर चलता है। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इश्यू? नो सर। ठीक है, सर, चलो जी जी। आपने कहा स्नैपशॉट के डाटा को अगर हम चेंज करें, हम चेंज कहाँ से करेंगे, बेस टेबल में से या इसका अपना पड़ा होगा? उसका तो अपना डाटा है ना, उसका तो बेस टेबल से वो कैलकुलेट हुआ, जो रिजल्ट आया उसको हमने सेव कर लिया एज स्नैपशॉट। अच्छा,
डेटाबेस की RDBMS की डेफिनेशन हमने क्या की थी? यूजर परसीव डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस एंड नथिंग एल्स। डेटाबेस में टेबल हो, व्यू हो, स्नैपशॉट हो, मेटा डाटा हो, यूजर डाटा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, जो मर्जी हो, होगा टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म। कोई चीज भी अदर देन रिलेशन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकती। जो कुछ भी स्टोर होगा किस फॉर्म में स्टोर होगा? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। इसके अलावा डेटाबेस में कोई और चीज स्टोर होनी मुमकिन नहीं। तो व्यू जो है वो भी टेबल की फॉर्म में नजर आएगा, रिलेशन जो है वो भी रिलेशन की फॉर्म, स्नैपशॉट जो है वो भी किस फॉर्म में नजर आएगा? ये सब होंगे टेबल, रिलेशंस ही, लेकिन हर एक का पर्पस और यूजेज फर्क है। व्यू एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम देते हैं, वो आप डायनामिक है, आपके करंट डाटे को डिस्प्ले करता है। स्नैपशॉट का अपना डाटा होता है, फिक्स होता है, उसका करंट या डायनामिक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। इसमें जो कुछ पड़ा है हमेशा वही पड़ा रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सब कुछ होना किस फॉर्म के अंदर है? रिलेशंस की फॉर्म में। इसको आपने याद कर लेना है, भूलना नहीं है कि रिलेशनल डेटाबेस को अगर कोई डिफाइन करने को कहता है तो आपने उसे क्या कहना है? इस रिलेशनल डेटाबेस में सब कुछ रिलेशंस की फॉर्म में होता है। रिलेशंस के अलावा कोई और चीज उसमें पड़ी हो तो भी होनी मुमकिन नहीं। जिस चीज को स्टोर करवाना होगा किस फॉर्म में कन्वर्ट करके करवाएंगे? रिलेशंस की सूरत में करवाएंगे, वरना उसका स्टोर होना मुमकिन नहीं। दरमियान में बार बार मैं टेबल बोल जाता हूँ, टेबल से मतलब मेरा टेबल नहीं, रिलेशन ही। ठीक है, हम तमाम उन टेबल्स की बात कर रहे हैं जो रिलेशन के लिए क्वालिफाई कर गए। ये बात समझ आती है? इसमें कोई इशू? कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नो सर। बड़े आप सारे ज़हीन हैं, 1 मिनट में आपको सारी बात ही समझ आ जाती है। आपका सिस्टम क्रोनिक ध्यान को लाके सिस्टम बहुत सारा ठीक हो लाके गए थे यहाँ पे नहीं लेके। अच्छा, उसको कहना कि इमदाद को क्या चाहेगा कब भिजवा। ऊपर देखो, मैंने मेरे पास ही है तो देखना ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं, व्यूज की एग्जांपल मैंने दी थी विंडो से। मैं कहता हूं कि ये विंडो के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, क्या मैं उसको विंडो के थ्रू स्टार्ट कर सकता हूँ? नो सर। नो। विंडो से जो कुछ मुझे नजर आ रहा है उसके ऊपर मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ? नो सर। क्यों नहीं कर सकता? पानी नहीं फेंक सकता उसके ऊपर? जी, दोबारा मैं कह रहा हूँ, उस मोटरसाइकिल को मैं स्टार्ट तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर पानी तो फेंक सकता हूँ ना। यस सर। इसका मतलब है व्यूज के थ्रू बेस टेबल के ऊपर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जा सकती। मेक इट सिंपल, व्यूज के थ्रू हम बेस टेबल्स के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, मगर हम किसी रूल को वायलेट नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? किसी रूल को वायलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है बेस टेबल में कि सैलरी 10,000 से लेके 1 मिलियन के दरमियान होगी, तो मैं ये नहीं हो सकता कि 10,000 से कम वैल्यू एंटर कर दूं या 1 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर दूं। मुझे तमाम के तमाम बेस टेबल्स के रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन उनको फॉलो करते हुए मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज उसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, कोई फसीह रहमान किसको कह के स्टार्ट करवा लूं मोटरसाइकिल? तुम्हें मोटरसाइकिल की फिक्र पड़ी हुई अभी तक। चलो, तो मुझे ऐसा करो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का डेफिनेशन दोबारा बता दो क्या क्या है। फसीह रहमान, एक्सप्लेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जी सर। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बताओ क्या होता है? सर एक कॉलम में एक से ज़्यादा डेटा एंट्री हो। फॉर एग्जाम्पल?
सर जैसे एट्रीब्यूट बना हुआ है, एक नेम का, एक एज का, एक ग्रेड का। ठीक हो गया। अब्दुल वहाब, तुम ये बताओ कि विंडो से तुम मोटरसाइकिल स्टार्ट कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ ना। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब इस टाइम मौजूद नहीं है। जी, कोई देख के बताए अब्दुल वहाब मौजूद है कि नहीं। सर वो कह रहा है माइक प्रॉब्लम है। देखो कोई माइक प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा, वरना कल से मैंने उसको क्लास में नहीं बैठने देना। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आया हूँ। अब्दुल वहाब 1 मिनट के अंदर अंदर अपना ठीक कर लो, वरना तुम्हारे कल से तुमने क्लास में नहीं आना, मैं तुम्हें अभी ब्लॉक कर दूंगा। चलें जी, अब्दुल वहाब साहब कल से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हैं, कल से आपने क्लास में नहीं आना। ठीक हो गया। अच्छा, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। अच्छा जी, रिलेशन की प्रॉपर्टीज का वो 1 बाय 1 भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं देयर आर नो डुप्लीकेट टपल्स। एक टेबल में दो रिकॉर्ड्स बिल्कुल एक जैसे होने मुमकिन हैं, रिलेशन में मुमकिन नहीं। अगर कोई टेबल रिलेशन बन जाएगा तो उसमें दो रिकॉर्ड्स का सेम होना कभी भी मुमकिन नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे प्राइमरी कीज का। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जरूर होता है जो बाकी तमाम रिकॉर्ड से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टपल या रिकॉर्ड के अंदर 5 वैल्यूज हैं और 2 टपल्स के अंदर वो 5 वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी हो। रिपीटिंग टपल्स होने मुमकिन नहीं, डुप्लीकेट टपल्स होने मुमकिन नहीं। टपल की एटलीस्ट एक वैल्यू दूसरे टपल से फर्क होनी क्या है, जरूरी है। इसके बगैर डेटाबेस काम नहीं करेगी। ठीक है, किस तरह है वो हम आगे जाके देखेंगे। टपल्स आर अनऑर्डर्ड। Z वाली वैल्यू सबसे पहले पढ़ी हो या A वाली वैल्यू सबसे पहले पढ़े हो, रिकॉर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। डाटा सॉर्ट हुए हुए A वाले नाम वाले रिकॉर्ड सबसे पहले हैं या Z वाले सबसे पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट्रीब्यूट्स आर अनऑर्डर्ड। सबसे पहले NIC है, फिर नेम है, या और उसके बाद सैलरी है, या सबसे पहले सैलरी है फिर NIC और फिर नेम है। किसी भी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टपल्स का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव एटॉमिक वैल्यूज, ये सबसे जरूरी कंडीशन है। अगर किसी टेबल को रिलेशन कहने तो शुड कंटेन्स ऑल एटॉमिक वैल्यूज। उसमें अदर देन एटॉमिक वैल्यूज कोई वैल्यू आने की इजाजत नहीं। अदर देन एटॉमिक वैल्यूज होती कौन कौन सी? कंपोजिट, मल्टी वैल्यू। कंपोजिट और मल्टी वैल्यू, ये बिल्कुल जबरदस्त। ठीक हो गया जी। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है। कल क्लास में पहले 10 मिनट के अंदर हम इसका सॉर्ट ऑफ क्विज कर लेंगे। कोई 8 या 10 डेफिनेशंस हैं, ये आपको मैंने कुछ करवा दी होंगी, कुछ नहीं करवाई होंगी, वो आपको नेट से मिल जाएंगी। और इसका हम पहले 10 मिनट के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक क्विज करेंगे। इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको देखेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू, शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो भी सकते हैं। सर कंपोजिट और मल्टी वैल्यू में क्या फर्क बताया था आपने? कंपोजिट है जिसमें एक वैल्यू एक से ज्यादा चीजों से कंपोज होकर बन रही है। जैसे 28 अश्तारी गार्डन, ये एड्रेस है और एक एड्रेस है, लेकिन ये 4 चीजों से मिलके बन रहे हैं। फरहान अहमद चौधरी एक नाम है,
लेकिन ये तीन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से कंपोज होके बन रहे हैं। लेकिन जब मल्टीवैल्यूड की मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं प्लेइंग क्रिकेट, ड्राइविंग, होटलिंग, ये हमारे पास क्या है, तीन डिफरेंट चीजें हैं और ये तीन डिफरेंट चीजों के तौर पे आ रही हैं, लेकिन हॉबीज में ये तीन वैल्यूज पड़ी हैं। अब ये तीन वैल्यूज मिलके एक वैल्यू नहीं बना रहे, ये तीनों अलग वैल्यूज हैं, तो दीज आर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो तो टेबल कंपोजिट हैंडल नहीं वो कर है जो पाता। वैल्यू, कंपोजिट वैल्यू वो है जो एक हो लेकिन मिल के बन रही हो, दो तीन चार चीजों से कंपोज होके बन रही हो। और मल्टी वैल्यूड क्या है कि एक ही वैल्यू और मल्टीपल पड़ी हुई है और अलग अलग एज वैल्यूज डील कर रही है। सर मल्टी वैल्यू टेबल हैंडल नहीं कर पाता तो फिर डेटाबेस में कैसे स्टोर होते हैं? वो हम आगे जाके देखेंगे, वो भी बात का टॉपिक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी जी, अगर नेम के एट्रीब्यूट में फॉर एग्जांपल फुल नेम देना हो तो फिर वो कैसे मैनेज होता है अगर वो मल्टी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है तो? देखिए ये अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम को फिजा डिस्कस किया, अभी हमने उसके सोल्यूशन की तरफ तो गए नहीं। हमने कहा टेबल को रिलेशन होना है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम उसे कैसे करेंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी हमने उसको अभी हमने डिस्कस नहीं करना। ऑब्वियसली कंपोजिट एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, एटॉमिक में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ओके सर एक दफ़ा स्नैपशॉट आप रिपीट करवा देंगे, मुझे समझ नहीं आई इसकी। अस्सलाम वालेकुम सर। देखो मैं वालेकुम सलाम। जी जी, अच्छा स्नैपशॉट को मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। स्नैपशॉट का मतलब है, मैं कहता हूं कि मैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर लेता हूं, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव पड़ी हुई रिपोर्ट है वो मेरा स्नैपशॉट है। अब वो रिपोर्ट क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम की है तो उसने कभी चेंज नहीं होना, वो स्टैटिक है, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमेशा वही पड़ी रहेगी और मुझे हमेशा वही रिक्वायर्ड है। अगर वो बदल जाएगी तो मुझे रिक्वायर्ड भी नहीं है। गॉट माई पॉइंट? तो जो आपके पास एनुअल रिपोर्ट है जो मुझे एज रेफरेंस कभी रिक्वायर्ड हो सकती है, उसको मैं जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर लेता हूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्नैपशॉट। वंस अगेन अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस में अपनी एनुअल रिपोर्ट को सेव कर रहा हूँ तो उसने सेव होना किस फॉर्म के अंदर है? टेबल की फॉर्म में सर, या रिलेशन की फॉर्म में? रिलेशन की फॉर्म में, क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनल डेटाबेस एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, तो वो एनुअल रिपोर्ट भी किस फॉर्म में होगी, रिलेशन की फॉर्म में, और उस रिलेशन को हम बोलते क्या है, स्नैपशॉट। जी कोई और क्वेश्चन? तो सर व्यू की एग्जांपल कुछ इस तरह है कि जैसे सीएमएस पे अगर हमने नंबर अपडेट करने होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल नंबर अगर नहीं सही लगे हुए तो बाद में टीचर अपडेट कर देते हैं, तो इट्स लाइक ये व्यू की एग्जांपल में भी आता है, ये डिफरेंट चीज़ है? टेक्निकली जब मैं एक स्क्रीन आपको देता हूँ या डिस्प्ले आप लोगों को देता हूँ, जैसे मुझे क्लास की अटेंडेंस का मिला हुआ है, आपको अपना रिजल्ट देखने का मिला हुआ है, वो भी एक व्यू ही है, वो भी एक क्या है, व्यू। लेकिन वो ज़रा रिपोर्टिंग और बेहतर फॉर्मेट के अंदर व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है, होता वो भी व्यू ही है, ठीक है। और उसके थ्रू आप अपने टेबल्स के डाटे को किसी हद तक अपडेट भी कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए अपडेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके मार्क्स अपडेट कर देता तो वो मेरे लिए अपडेटेबल है, आपके लिए अपडेटेबल नहीं। आप अपनी इंफॉर्मेशन को, एक सेकेंड, एक कॉल मुझे लेनी पड़ेगी।
नीचे जाता वहाँ पे है। हाँ, हैला कॉलेज की ये वाली साइड नहीं, जो आईटी क्यूएम के उस तरफ। हाँ, ये मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दे, मैं क्लास खत्म कर लूँ। हाँ जी जी जी, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो। सॉरी। जी सर आप कुछ बता रहे थे कि कुछ डाटा आपके लिए, मुझे दोबारा याद कि करा। कुछ डाटा आपके लिए अपडेटेबल होगा, कुछ हमारे लिए नहीं होगा। सीएमएस के एग्जांपल आप दे रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब आप एक और बात याद रखें, जो रिलेट करने की कोशिश करें। हमने पढ़ी थी इंटरनल लेयर, उसके बाद थी कंसेप्चुअल, उसके बाद एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेयर भी यूजर के व्यूज थे कि जिस यूजर को जो सा डाटा चाहिए वो उसको नजर आएगा, बाकी डाटा उसको नजर नहीं आएगा। आप लोग जो है वो एक्सटर्नल व्यूज ही देख रहे हैं, जो आप और मैं सीएमएस के ऊपर देख रहे हैं वो एक्सटर्नल व्यूज ही हैं। और व्यूज होता क्या है वो मैंने आपको डिफाइन करके बता दी है कि व्यू आपके पास बेस टेबल पर से डिराइव हो रहा होता है, एक्चुअली वो खुद कोई टेबल नहीं होता। और एडवांटेज क्या होता है कि हमें पूरा टेबल एक्सेसिबल नहीं होता, बल्कि वो वाला पार्ट एक्सेसिबल होता है जो हमें चाहिए होता है। यही फायदा है व्यूज का। व्यूज की मदद से हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ये बात समझ आती है? यस सर। तो आपने बेसिकली ठीक कहा था, ये जो आपको सीएमएस में नजर आता है ये व्यूज ही हैं आप लोगों के। कोई और क्वेश्चन जी? सर हम MySQL यूज करेंगे या SQLite? इनरेलेवेंट क्वेश्चन। जी जी, हम SQL इस्तेमाल करेंगे। बैकएंड पर जो डेटाबेस होगी वो ओरेकल होगी। ठीक है, इस बात का इस सारे सिनेरियो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने छोटा सा। जी जी सर मैं आपसे DBA पढ़ रही हूँ F18 के साथ, तो मेरा इंटरनेट का इशू है, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि DBA का जो आपने फर्स्ट क्विज का है वो फर्स्ट लेसन में से होगा? वो फर्स्ट लेसन में से होगा, लेकिन आप 2019 की हैं तो आप क्यों 2018 के साथ पढ़ रही हैं DBA? इतनी जल्दी क्या आपको? सर नहीं, मैं 2018 की ही हूँ। वो कल क्लास जो क्वेश्चन सेक्शन था तो फिर मुझे मौका नहीं मिला, तभी मैं अब अभी इस क्लास में आकर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चले, ठीक हो गया, वेरी गुड। आपने फर्स्ट लेक्चर का ही है, कल जो क्विज होगा और इस क्लास का जो क्विज होगा वो पहले 2 लेक्चर जो हमने पूरे किए हैं, और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये डेफिनेशन हमने आपको कही हैं, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। कल हम क्लास में इसका भी क्विज करेंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।